तो आज अपन पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में को अपन इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, यानी चैप्टर 1 है। आज से अपन इसे स्टार्ट करना चालू करते हैं। सभी विद्यार्थियों से ध्यान से सुने कि अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लें और बारी बारी से देखते चलें। एक एक पार्ट बाय पार्ट इनके क्वेश्चन अब वीडियो अपलोड होंगे जिन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कुछ जो कक्षा 9th में अपन ने पढ़ चुका है। वास्तविक संख्याओं के अंदर सबसे पहली संख्या को थोड़ा रिवाइज कर लें, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि हम इनकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। परिभाषा इस प्रकार होगी कि गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 ... 0, यानी कि ये संख्या अपनी अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? तो गिनती वाली सभी संख्याओं को, जो गिनती में आती हैं, अपनी सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं, अर्थात रियल नंबर। इसे हम इन संख्याओं को कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... 0 मतलब अनंत तक। ये सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके बाद हम दूसरी संख्या पे आते हैं। दूसरी संख्या है अपनी, तो अपनी जो दूसरी है पूर्ण संख्या है, जिसे कहते हैं अपन होल नंबर। तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को मिला लें तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ऐसी अनंत तक जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को मिला लें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ना है अपन पूर्णांक, यानी इंग्लिश में कहते हैं इन्हें इंटीजर्स।
पूर्णांक क्या होता है, यानी कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं, तो अपन लिख सकते हैं बड़ी परिभाषा, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत, तीसरा है अपना पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो पूर्ण संख्याओं की समूह में यदि प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक अंकों को मिला लिया जाए तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। इन्हें या फिर इसे भी लिख सकते हैं आप, इन्हें जेड, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, नहीं कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तो है आपके क्या पूर्णांक, तो यहाँ से लिखें पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इस साइड -1, -2, -3, -4, -5 ऐसी डॉट डॉट। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है देखो एक बार परिभाषा पढ़ें। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, यानी कि पूर्ण संख्या कौन सी है अपनी, ये वाली, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को मिला लिया जाए, यानी कि जो अपनी प्राकृत संख्या है और इनकी ऋणात्मक अंकों को मिला लिया जाए तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। इन्हें हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ये तो आपकी यहाँ से तो हो गई प्राकृत संख्या है, और 0 लग गए तो होगा अपना जो पूर्ण संख्या है। और यदि इसमें प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक चिन्ह और लगा दिया जाए इस साइड, तो ये बन जाएंगे अपनी क्या, पूर्ण संख्याएं। अगला है, आप अपन अगले देखें इसमें, यानी कि जो चौथा पॉइंट है उन्हें पढ़ना अपने धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक यहाँ से लेकर यहाँ तक है अपने। तो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यानी कि ऐसे ना लिखते हुए यदि इनको ऐसे लिख दिया जाए कि 0 से बड़ी, यानी कि 0 यानी शून्य से बड़ी सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ से यदि हम 5वें पॉइंट पे जाएं तो हो जाए ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अब यहाँ से कह सकते हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं बढ़िया, कि शून्य से छोटी सभी संख्याओं को शून्य से छोटी सभी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
यानी कि शून्य से बड़ी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक एंड शून्य से छोटी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब है 6वां पॉइंट है अपना, परिमेय संख्याओं को पढ़ना है। अब तो परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, और जहां पर और भी तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये 0 जो Q है ना, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, अपना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यानी कि 4/3 है, 4/3 एक अपनी परिमेय संख्या है, दूसरी 1/2 भी एक अपनी परिमेय संख्या है, यानी कि 4 खाली 4 है तब भी यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 4 के नीचे यानी कि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी अपनी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपसे -3/2 भी एक परिमेय संख्या है, -4/3 भी एक परिमेय संख्या है, और 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो अगली लाइन है जो अपनी अगला पॉइंट है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, और √15 भी एक अपरिमेय संख्या है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है कि वह पॉइंटों में कटती चली जाती है, लेकिन 22/7 को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि पाई क्या है, अपनी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद तो यहाँ से देख सकते हैं हम, एक बार और आपको ओवरऑल समझा दें पूरा। तो प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, गिनती वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सब अपनी गिनती वाली संख्या है। और जो अगला है अपना पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, यानी कि होल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाती हैं, जिन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एट अनंत तक जा सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा का पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को मिला लिया जाए तो
तो वह पूर्णांक प्राप्त होते हैं, यानी कि इंटीजर प्राप्त होता है। तो इन्हें हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि माइनस यहाँ से लिखो, ये तो अपनी पूर्ण संख्या है। यदि इधर और माइनस अंक और जोड़ दिए जाएं, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे डॉट डॉट में अनंत तक जोड़ दिए जाएं तो ये क्या बन जाते हैं, अपने पूर्णांक बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं। तो जीरो से सभी बड़ी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर। एंड जीरो से सभी छोटी संख्याओं को कहते हैं ऋणात्मक इंटीजर कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शून्य ना तो धनात्मक इंटीजर है और ना ही ऋणात्मक इंटीजर है। इसके बाद परिमित संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो परिमित संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जैसे कि उदाहरण दिए हैं आपके 4/3 और 1/2 और 4/1, यानी ये सब क्या है, अपनी परिमित संख्या है। जबकि अपरिमित संख्या की अगर बात करी जाए तो अपरिमित संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और तो फिर इनके जो उदाहरण हैं, √3, √2, √17, √15 और पाई। जबकि हम देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू को हम रखते हैं 22/7, लेकिन पाई एक अपरिमित संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमित संख्या है। अब हमें जो पाठ है अपना चैप्टर नंबर 5, तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले पढ़ना है हमें प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होती है, यानी कि प्रमेयिका किन के लिए है, वास्तविक संख्याओं के लिए। वास्तविक संख्या क्या है, जो अपरिमेय और परिमित संख्याओं को मिलकर बनता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें प्रमेयिका की आवश्यकता होगी। तो प्रमेयिका है अपनी, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। क्या होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रमेयिका को एक अन्य कथन, वैसे तो ये पहले से सिद्ध होती है, लेकिन एक अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रमेयिका के बाद अब हमको मिलेगा पढ़ने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसके लिए समझे, बस इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना है अपन को। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां शून्य यानी कि ये 0 r से छोटी या बराबर है और r b से छोटा होता है। तो यहाँ पर देख सकते कि यूक्लिड जो विभाजन का जो फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां 0 छोटा और बराबर है r से, लेकिन r छोटा है b से। अब इन्हीं के बारे में अपन इनके उदाहरण अपन स्टार्ट करते हैं और इन्हें बेहतरीन तरीके से अच्छे देखना आप कि इनमें सब में बस इसी का प्रयोग होना है जो आपकी ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। चलो ऐसे अपना अब आ गया अपना उदाहरण नंबर 1। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या है, 4052 और 12576 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है कि इस संख्या का और इस संख्या का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो देखो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि 4052 यानी कि छोटा है किससे, 12576 से, यानी कि 4052 छोटा है 12576 से। तो अब यूक्लिड यहां से लिखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलो इसकी जो अपनी डेफिनेशन थी, फॉर्मूला था a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां r इज इक्वल टू चाहिए हमें क्या, 0।
यदि हमारा इसमें यदि करते चले जाएं और r बराबर यदि आपका शेषफल 0 आ जाए तो समझ लो वही आपका क्या होगा, HCF निकल आएगा। पहले हम इसे करने से पहले, इसमें करने से पहले इधर हम आपको डायरेक्टली बता दें इसे करते कैसे हैं। तो सबसे पहले 12,576 और 4052 से भाग देंगे। यदि ये संख्या छोटी है तो इसका, यानी कि जो छोटी है तो इसका भाग देंगे इसमें। यदि ये वाली छोटी होती और ये बड़ी होती तो इसका भाग देते अपन इसमें। चलो यहाँ से करें। अब इसका भाग दें कि कितनी बार जा रहा है अपना, 3 बार, लगभग 3 बार में देखते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 15 की 15 और 3 चौको कितने हो जाएंगे अपने 12। तो इन्हें घटाएंगे, 6 में से 6 गए 0 0 बचे, और 7 में से 5 जो हैं तो अपने 2 बच रहे, और यहाँ पे बच रहे अपने कितनी 4, और यहाँ से गए अपने कुछ नहीं बचे थे। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि अब ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या हो गई अपनी क्या छोटी। तो आप इसमें भाग, इसका भाग देंगे अपन किसमें, इस वाली संख्या में। तो यहाँ पर 4052, यानी 4052 को कितनी बार भाग दिया जाए कि इतने से ज्यादा नहीं हो। तो 4 चौको 16, 9 चौको 36 और 10 को देंगे तो ज्यादा हो रही, यानी लगभग अपन 9 को देंगे इसमें। तो 9 को 0 में 0 और 9 दूनी 18 की 8, हाथ की आई 1 अपनी, और 9 चौको 36, 36 और 1 37, 36 और 1 37। अब इनको घटाते हैं, यानी कि यहाँ से देखते हैं आप के 2 में से अगर 0 जाएगा तो आपको बचेगा 2, और यहाँ इसमें से ले लो 1, तो यहाँ 15 में से 8 गए तो बचेंगे अपने कितनी 7, और यहाँ बचे आपके कितनी बचे 9। तो 9 में से 7 जाए तो 7 8 9, यानी कि अपने बचेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 में से 3 जाए तो बचेगा कुछ नहीं। अब देख सकते हैं आप ये संख्या इस संख्या से हो गई अपनी क्या छोटी। तो अब इसका भाग देंगे इसमें, 420 में भाग देंगे अपन कितने का 272 का। तो 272 का यदि हम भाग देते हैं, 272 का यदि भाग देते हैं तो एक बार ही जाएगा, 2 बार में तो 472 दूनी, यानी कि वो ज्यादा हो रहा हो। तो यानी कि एक बार देंगे तो आएंगे अपने 272। अब रुकिए ध्यान भूल गया। 124 का अपन एक बार देंगे तो यहाँ पर होगा 124, और 8 में से 4 जाएंगे आपके 4 बचेंगे, और यहाँ अपने 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर अब हम क्या करेंगे, इस 24 का भाग देंगे 124 में, 24 का भाग देंगे 124 में, 24 का भाग देंगे 124 में। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 5, यानी लगभग 5 बार जाएगा आपको। 5 को 20 की 0, हाथ की आई 2, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब यहाँ से देख सकते हो आप कि 4 में से यदि 0 जाएगा तो आपको 4 अगर बचेगा, और 2 में से 2 कुछ नहीं, 1 में से 1 कुछ नहीं। अब आपको बचे रह जो कि यहाँ से 4 को भाग देंगे 24 में, जब तक काटते रहेंगे तब तक कि शेषफल आपका शून्य ना आ जाए। और यहाँ दें 4 4 6 24, तो यहाँ पे आ जाता है अपना क्या शून्य, यहाँ पे आ जाता है अपना क्या शून्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगा शून्य। अब इसका प्रयोग जो अपने ये वाली करी है, इसका प्रयोग हम विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करें, तो आप देख सकते हो अपन यहाँ से करेंगे बारी बारी से। अब जो चीज बड़ी है वो यहाँ पे लिखी जाए, जो संख्या, जैसे कि ये वाली बड़ी है तो यहाँ पे लिखें 12,576 बराबर बी कौन सी है, ए वाली होती है अपनी ए, और ए वाली होती है अपनी क्या क्यू, ए वाली होती है क्यू, और बी का हम क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं। तो क्यू रुकी रहे, चलो तो यहाँ पे ए वाली होती है अपनी क्या बी, और ए वाले होते हैं अपनी क्या ए। तो ए की पोजीशन पे सर समीकरण में अपन रखेंगे तो ए की जगह पे कितना रखे अपन 12,576, जबकि बी की जगह पे रखे अपन कितना 4052। और क्यू क्या होता है, जितनी बार अपन ने इसमें भाग दिया हो, यहाँ पर देखो आपने कितनी बार दिया 3 बार भाग दिया, और प्लस आर क्या होता है शेषफल। तो अब देख सकते हो आपको शेषफल कितना बचा हो तो 420। अब यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0, तो और आगे बढ़े तो आगे बढ़े। अब e बन जाएगा आपको क्या e, तो 4052 बराबर, अब जे वाली चीज, जे वाली जो संख्या है ये बन जाएगी आपकी क्या b, यानी कि और गुणा
अब अपन ने कितनी बार किया था इसका गुणा, 9 बार, तो Q बन जाएगा आपको 9 और प्लस देख सकते हैं आप शेषफल कितना बचा था अपना 272 R इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करें अगले स्टेप में, ये वाला फिर से यहाँ पे आ जाएगा 420 और बराबर और 272 गुणा, अब कितनी बार का होता है आपको, एक बार का होता है प्लस शेषफल, देखो यहाँ पे एक बार और शेषफल कितना बचा होता है आपको 148, तो यहाँ पे लिखोगे आप 148 और R यहाँ पर भी 0 नहीं है अब। और यहाँ पे फिर से जो हो जाएगी आपकी 272 बराबर और 148 गुणा 1 का फिर किया था आपने, तो अब शेषफल आपका कितना बचा था, यहाँ पे देख सकते हैं 148 का इसमें अपन ने भाग दो तो 124 बचा था, कितना बचा था अपना 124, जहाँ फिर भी अपना R बराबर नहीं आया 0। फिर क्या करेंगे, जब तक बढ़ाते रहेंगे तब तक कि अपना शून्य ना आ जाए नीचे, यानी कि शेषफल R बराबर 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ 148 बराबर 124 और गुणा, अब देख रहे हैं अपन कितनी बार, यानी कि यहाँ पर भी अपन ने कितनी 124 का जो अपन ने भाग दिया था वो भी अपना एक बार गया था, तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस और शेषफल कितना बचा था अपना 24 और R इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे चलेंगे अपन, तो यहाँ से करेंगे कि अब जे वाला ए बन जाए अपना 124 बराबर और 24 यहाँ पे आ जाए आपको, और आप यहाँ से गुणा करोगे आप कितनी बार 6, यानी कि आप करोगे कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार प्लस शेषफल जो आपका, आप देखो यहाँ पे अपन ने 24 से 5 में, यानी कि इसका भाग दिया अपन ने 5 में, यहाँ से देख सकते हो 24 का अपन ने कितनी बार किया 5 बार, तो 5 बार किया तो शेषफल कितना बचा आपका 4, तो शेषफल बचा आपका 4, तो यहाँ पर भी अपना R बराबर 0 नहीं है। तो फिर और आगे बढ़े और 24 बराबर यानी कि 4 गुणा, अब कितनी बार कर देंगे 24 हो जाए 6 बार प्लस के यहाँ पर होगा 0, R बराबर आ गया अपना 0, 6 6 24। तो इस प्रकार हम विभाजन एल्गोरिथम को आसानी से कर सकते हैं। थोड़े से तो 24 यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, R बराबर आ जाता है अपना 0, तो बस अब थोड़ा सा लिखना है, अतः यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए HCF कितने का 4052 और 12576, 12500 कितने थे 76 का जो HCF होगा वो कितना होगा आपका 4 आएगा। तो इस सवाल को अच्छे से एक बार अच्छे से समझ लें और बेहतरीन तरीके से कर लें। इसके जो अगले क्वेश्चन हैं और प्रश्नावली के हम अगली वीडियो में डालेंगे, अपलोड करेंगे, और इनके लिए पहले तो प्राकृतिक संख्याओं को यूक्लिड एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और जो बाकी के हैं उन्हें हम कल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे।